अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान, स्टूडेंट ऑफ जेनेरिक बीएसएन, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हम बीएसएन का फर्स्ट सेमेस्टर इनॉर्गेनिक फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले चैप्टर को पढ़ा, जो 2 पार्ट्स में वो जनरल में मौजूद है। तो आते हैं सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है कि जो होमोस्टासिस है हम डिफाइन करेंगे, जो इफेक्ट हम होमोस्टासिस डिफाइन करेंगे, मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, फीडबैक का जो है फीडबैक का रूल और प्रोसीजर डिस्क्राइब करेंगे, और जो विद एग्जांपल मेंटेनेंस विद एग्जांपल ये डिस्कस करेंगे, और स्टेज होमोस्टासिस थ्रू चार्ट्स ये डिस्कस करेंगे, हाउ टू केयर एंड हैंडल मॉडल एंड चार्ट्स ये डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं पहले होमोस्टासिस। सिंपली होमोस्टासिस क्या चीज है? होमोस्टासिस बड़ी एक कोशिश है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखे, चाहे कितने चेंज आ जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो होमोस्टासिस क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट का जो स्टैंडिंग पोजीशन तक लाना है। द टर्म होमोस्टासिस derived from the two Greek words homo mean same and stasis mean standing। ये बात है कि होमोस्टासिस क्या है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरह से मेंटेन करेंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म इट मीन सेइंग द सेम, स्टेइंग द सेम, मतलब सेम रहना, कांस्टेंट रहना इंटरनल एनवायरनमेंट का। इट इज ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट स्टे द सेम। ये पिछली वाली बात है कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, स्टे सेम होगा, कांस्टेंट होगा। The internal environment report to the condition inside an organism. These conditions remain more or less constant despite change in the outside environment। हमारा जो internal environment है क्या है, ये जो हमारे organ है अंदर, लेकिन हम internal environment किस चीज को कह रहे हैं, हमारी जो blood है इसको हम internal environment कह रहे हैं। जो organism का internal environment है वो क्या है, वो blood है। And production is come down to provide a stable environment for the cell of the body। तो होमोस्टासिस क्या करता है? होमोस्टासिस सेल के जो बॉडी का जो सेल है उसके लिए क्या करता है, उसके लिए environment external environment प्रोवाइड करता है कि वो अच्छी तरह अपनी फंक्शन परफॉर्म करे। अब आती है definition of homeostasis। The maintenance of the internal environment within narrow limits is called homeostasis। इसमें क्या होगा, जो हमारे internal environment है वो मेंटेन होगा with narrow limits is called homeostasis। narrow limit का मतलब ये है कि हमारा जो चेंज होगा वो कम होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। अगर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें भी आएगा, थोड़ा चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा इसमें। अब आते हैं जो ये इफेक्ट होमोस्टासिस। इससे पहले हम थोड़ा टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जो होमोस्टासिस के मुताबिक है, होमोस्टासिस के रिलेटेड है। तो होमोस्टासिस एक साइंटिस्ट था, पहले टर्म जिन्होंने यूज किया था उसका नाम था क्लाउड बर्ड। 1965 में एक साइंटिस्ट था जिसने होमोस्टासिस का टर्म यूज किया था फर्स्ट टाइम। और जो टर्मिनोलॉजी है ये है कि जो होमोस्टासिस का दो टाइप्स है, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन में हमारे जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। वो टेम्परेचर मेनली कौन रेगुलेट करता है? वो स्किन रेगुलेट करता है, जो मीन वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन में हमारा जो वाटर है वो बैलेंस होगा। वो ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है? वो किडनी करता है मेनली। इसके साथ साथ आते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन कंट्रोल करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल दो हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो सिक्रीट होता है प्रक्रिया से, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। अब आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग होमोस्टासिस। तो कौन से फैक्टर है जो होमोस्टासिस को इफेक्ट करता है? जो एक है वो डिजीज है। जो डिजीज जब हमारी किडनी और ऑर्गन को डिजीज होता है तो हमारे होमोस्टासिस इफेक्ट होता है। जब किडनी को डिजीज हो रहा है तो वो वाटर का बैलेंस मेंटेन नहीं रख सकता तो होमोस्टासिस अनबैलेंस हो जाता है। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जब हमारे नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस आ जाए तो नर्वस सिस्टम बहुत सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, तो वो एक्टिविटीज में अनबैलेंस आ जाता है। अनबैलेंस की वजह से होमोस्टासिस अनबैलेंस होता है। जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हम कैसे खाना खाते हैं, किधर रहते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वाटर कैसे लेते हैं। जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारा होमोस्टासिस चेंज नहीं होगा। जब हम न्यूट्रिशन नहीं लेते सही तरीके से तो हमारा होमोस्टासिस जो है वो इफेक्ट होता है। इंजरी की वजह से हमारी ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग की वजह से होमोस्टासिस क्या होता है? इफेक्ट होता है। जो और ऐसा वाटर हो जाए, जब एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाए बॉडी से तो वो भी होमोस्टासिस को इफेक्ट करता है। जो जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिकली होमोस्टासिस भी इफेक्ट हो सकता है। अगर आप देख सकते हो, अगर आपने सोचा होगा कि बाज लोग होते हैं उसका बाज लोग बस खाना में ब्लड प्रेशर का बीमारी आम होता है, तो वो जेनेटिकली होता है। आउटसाइड टेम्परेचर भी होमोस्टासिस को इफेक्ट करता है। जब हमारे टेम्परेचर अनबैलेंस हो जाए तो एक्सटर्नल टेम्परेचर अनबैलेंस हो जाए तो होमोस्टासिस जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है उस पर भी असर पड़ता है, लेकिन होमोस्टासिस की वजह से वो अपने आप को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म ये याद रखिए कि होमोस्टासिस फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है? होमोस्टासिस कंट्रोल होता है, होमोस्टासिस मेंटेन होता है। तो आ जाते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल लूप दैट ब्रिंग बॉडी ईदर टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। ये क्या करता है? जो फीडबैक मैकेनिज्म ये हमारी बॉडी का जो फंक्शन है, ये फंक्शन है वो क्या करता है? हमारी बॉडी की फंक्शन और नॉर्मल जो स्टेट है उससे या अवे ले जाते हैं या उसके नजदीक ले जाते हैं जो फंक्शन है। The feedback mechanism is also referred to as a feedback loop। जो हमारा feedback mechanism है, it is also called feedback loop because जो feedback mechanism होता है वो feedback loop की तरह परफॉर्म होता है। एक की लूप की शक्ल में होता है ये फीडबैक मैकेनिज्म। इधर एम्पलीफाई सर्टेन बायोलॉजिकल पाथवे आर इनहिबिटेड। जो बाज जो फंक्शन है वो क्या होता है? वो एम्पलीफाई करता है, और बाज जो फंक्शन है वो इनहिबिट करता है, वो रोकता है।
These pathway most commonly return to the body homeostasis. ये जो pathways है मैंने आपको पहले ही बताया, जो फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होमोस्टासिस होता है. When there is a change in the system and alarm is triggered, which cause the feedback loop to start, the output either support or hinders the modification. अब ये याद रखिए कि अलार्म फीडबैक मैकेनिज्म का अलार्म, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है. जब अलार्म बजता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो ये रिसेप्टर डिटेक्ट करता है और हमारे जो फीडबैक लूप वो स्टार्ट होता है. और क्या होता है, हमारे जो बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, वो मेंटेन होता है. तो अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. जो फीडबैक मैकेनिज्म का कंपोनेंट क्या क्या है, इस लूप का कंपोनेंट क्या क्या है. तो एक है स्टिमुलस, एक है रिसेप्टर, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है इफेक्टर. तो आज आते हैं एक एक को पढ़ लेते हैं. स्टिमुलस क्या है. स्टिमुलस एक एजेंट. स्टिमुलस इज समथिंग व्हिच cause change in the system and include the variable. Stimulus do not the variable has deviated from the typical range, hence commencing the homeostasis process. Simply स्टिमुलस एक एजेंट होता है जो क्या करता है, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आकर क्या करता है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करता है. रिसेप्टर क्या चीज है. रिसेप्टर ये है, जब ये बात याद रखिए, जब स्टिमुलस नहीं होगा तो होमोस्टासिस चेंज नहीं होगा और फीडबैक लूप इनिशिएट नहीं होगा. अब आते हैं रिसेप्टर की तरफ. रिसेप्टर असल के एक नर्व एंडिंग होता है, जो न्यूरॉन है इसकी एंडिंग है, और वो क्या करता है, जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करता है और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको मैसेज भेजता है. सिंपली ये है. अब है कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सिस्टम क्या है. कंट्रोल सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है जो रिसेप्टर से आई हुई मैसेज को रीड करता है और इंटीग्रेट करता है, फिर ले जाते हैं उस मैसेज को किसके तरफ, जिसके इफेक्टर क्या चीज है. इफेक्टर या मसल होगा या ऑर्गन होगा. ये याद रखिए कि इफेक्टर या मसल होगा या ऑर्गन होगा, जो क्या करेगा, जो मैसेज है वो कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव करेगा और क्या इसके मुताबिक वो अपना फंक्शन करेगा, या हार्मोन रिलीज करेगा या मसल कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करेगा. अब हार्मोन क्या चीज है. हार्मोन केमिकल रेगुलेटर है जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट कंट्रोल करता है. जो एक जगह में क्या होता है, सिंथेसाइज एक जगह में होता है, लेकिन जो इफेक्ट है, जो इसके असर है वो दूसरी जगह में करता है. एग्जांपल ये है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये काम किधर करेगा, वो बॉडी के ऑर्गन जो अदर ऑर्गन है इस पे काम करेगा. मतलब एडीएच, तो एडीएच क्या होता है, एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन काम किधर करता है, काम किडनी पर करता है. अब आते हैं फीडबैक, जो कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म के. कंपोनेंट मैकेनिज्म का मतलब ये है कि फीडबैक मैकेनिज्म का दो टाइप्स है, एक नेगेटिव फीडबैक है, एक पॉजिटिव फीडबैक है. Negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism homeostatic mechanism that oppose or resist a change in the body internal condition. जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में इसमें ये होगा, जो हमारी बॉडी के इंटरनल जो फंक्शन होते हैं तो इस फंक्शन को अपोज करेगा, इस फंक्शन को रोकेगा. जब एक फंक्शन हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है और वो हद से बढ़ जाते हैं तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, उसको कम करेगा. जो पॉजिटिव फीडबैक है, इससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म वो बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, वो और बढ़ाता है इस फंक्शन को. जब एक मैकेनिज्म बढ़ जाता है और उस मैकेनिज्म को कौन अफेक्ट करता है, कौन रेजिस्ट करता है, वो नेगेटिव फीडबैक करता है. लेकिन जब एक फंक्शन होता है हमारे बॉडी में तो तेज कौन करता है, वो पॉजिटिव फीडबैक करता है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक फंक्शन को क्या करता है, एक फंक्शन को एनलार्ज करता है, जो हमारे बॉडी में जो चेंज आता है उसको एनलार्ज करता है. अब आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Identify to many system and the body temperature regulation. One example, इसका एक एग्जांपल है temperature regulation. If the blood temperature rise, a heat gain center in the brain cell narrow impulse to the skin, which cause the vasodilation and sweating, which cool the body, which cool the blood. इससे क्या होता है, जब हमारे ब्लड टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो नर्व है वो क्या इम्पल्स का मीन है मैसेज. ये मैसेज क्यों किसको भेजता है, स्किन को भेजता है, और स्किन में क्या हो जाता है, जो स्वीट ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, वाजो डायलेशन होता है, हमारे जो वेसल है वो डायलेट हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं. तो जब वाजो डायलेशन होता है तो हमारे जो वेसल है वो स्किन के करीब आ जाते हैं और स्किन के कंटेक्ट में आकर उससे इवेपोरेशन होता है और हमारी बॉडी की जो ब्लड है वो कूल हो जाते हैं. और स्वीटिंग की वजह से ये होता है. स्वीटिंग आर आल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इवेपोरेशन इस तरह से कूलिंग प्रोड्यूस होता है जब हमारे बॉडी से स्वीटिंग होता है. स्वीटिंग से जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होता है, और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट नहीं होता. तो हमारे लो एनर्जी लेवल जो मॉलिक्यूल है वो हमारे स्किन पे रह जाते हैं, और जो हाई एनर्जी लेवल जो हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है वो एक्सक्रीट होता है, वो इवेपोरेट होता है, तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो लूप है टेम्परेचर के लिए वो ये है.
इसमें क्या होता है, जब हमारे बॉडी टेम्परेचर एक्सीड होता है, एक्सीड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हमारे जो नर्व जो न्यूरॉन है वो मैसेज किसको भेजता है, जो हमारे टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन है। सेंट्रल ब्रेन जो है ब्रेन में, वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक सेंटर है ब्रेन में जो क्या करता है, जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस फिर स्वीट ग्लैंड को क्या करता है, स्वीट ग्लैंड को मैसेज भेजता है जो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। स्वीट ग्लैंड, जो स्वीट ग्लैंड क्या करता है, स्वीट ग्लैंड फिर आ जाती है और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है 37 वो फिर से लाते हैं, फिर से एक बैलेंस बरकरार करते हैं 37 का। अब आते हैं दूसरे मैकेनिज्म को, इफ द ब्लड टेम्परेचर पास। अब जब हमारे टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर है वो कम हो जाते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, जो हमारे सेंस है वो ब्रेन को हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है, इम्पल्स भेजता है। इम्पल्स भेजने के बाद जो स्कैन है, स्किन में जो वेसल है वो कंट्रैक्ट हो जाए, और जो वेसल जो ऑर्गन है उसको ब्लड जाते हैं तो ऑपरेशन से बच जाते हैं। और जो स्वीट ग्लैंड है, सेंसेशन मतलब है स्टॉप होना, और इससे क्या होता है, जो हमारे स्वीट ग्लैंड है वो स्टॉप हो जाते हैं। दिस चेंज हीट लॉस फ्रॉम द स्किन, दिस चेंज हीट लॉस फ्रॉम द स्किन। तो फिर हमारे स्किन से हीट प्रोड्यूस नहीं होता, हमारे ब्लड जो है, हमारे ब्लड टेम्परेचर फिर राइज हो जाता है इससे। तो इस दो मैकेनिज्म से आपको मालूम हुआ कि एक डायरेक्शन में टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो बॉडी मैकेनिज्म क्या करते हैं, उसको अपोज करता है, उसको फिर से बैलेंस करने की कोशिश करता है, और जब राइज हो जाता है तो फिर से उसको पाल करने की कोशिश करता है। तो ब्लड जो टेम्परेचर है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है ब्लड का। Negative feedback mechanism is the prime or strict mechanism that keep a variable close to particular value or set point। ये इससे क्या हो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या होता है, एक सेट पॉइंट पे रहता है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक सेट पॉइंट पे रहता है। होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है 3 कंपोनेंट, सेंसर, रेगुलेटरी सेंटर, इफेक्टर। जो हमारे होमोस्टैटिक मैकेनिज्म 3 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है, एक सेंस करता है, जो रेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन है, और इफेक्टर है जो ग्लैंड्स और मसल है। ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर डिटेक्शन करता है, और जो इंटीग्रेटर जो ब्रेन है वो इंटीग्रेशन करता है, और इफेक्टर उस पे अमल करता है, जो कि क्या एक्टिविटीज करता है, या एक एक्शन को बढ़ाता है और या कम कर देता है। Another example of feedback mechanism is the control of the hormone estrogen। जो और एग्जांपल है, एक तो टेम्परेचर हुआ, ब्लड का टेम्परेचर हुआ, दूसरा जो है वो है हार्मोन एस्ट्रोजन। हार्मोन एस्ट्रोजन का जो अब हम पढ़ते हैं, हार्मोन एस्ट्रोजन का the pituitary body produce follicle stimulating hormone। जो इधर क्या मिस हुआ है, इधर ग्लैंड मिस हुआ है। the pituitary, ये ग्लैंड नहीं, ये बॉडी नहीं, ये ग्लैंड है। the pituitary gland produce follicle stimulating hormone which promote the development of the ovarian follicle and cause the ovaries to produce estrogen। तो क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच को, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करता है, व्हिच प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ ओरियन फॉलिकल। जो क्या करता है, जो ओरियन फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट को रोकता है। और क्या करता है, जो ओवरीज है हमारे फीमेल में, जो ओवरीज है उसको उससे क्या करता है, उससे एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन इज आल्सो एक्ट ऑन द यूट्रस एंड कॉज द लेनिंग ऑफ थिकनिंग। जो एस्ट्रोजन है वो जो ओवरीज के जो वाल है उस पर इफेक्ट करता है, और वो थिकन करता है, उसको मोटा कर लेता है। जो when the estrogen reach a certain level in the blood, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाते हैं ब्लड में, एक खास लेवल है इसके बारे में, एट एक ऑन द पिट्यूटरी एंड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ मोर एफएसएच। तो ये क्या करता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाते हैं एक खास लेवल तक, तो वो फिर पिट्यूटरी जो एक्स्ट्रा जो एस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर इफेक्ट करता है, और क्या करता है, जो प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच है वो स्टॉप कर लेता है। तो ये क्या हुआ, जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो एफएसएच डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होता है। तो ये हुआ नेगेटिव फीडबैक ऑफ एफएसएच एंड एस्ट्रोजन। जब एफएसएच इंक्रीज होता है तो एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, और जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो एफएसएच डिक्रीज होता है। तो ये हुआ नेगेटिव फीडबैक। इन दिस केस द एस्ट्रोजन इज क्रिएटिंग नेगेटिव फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी। ये हुआ, ये हमारे और बात, जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस पे करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एफएसएच को डिक्रीज करता है, जो प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच डिक्रीज करता है। अब द एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड इज पास, द पिट्यूटरी बिगन टू सीक्रेट एफएसएच। फिर से जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये हुआ नेगेटिव फीडबैक में, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज हो जाता है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सेम डायरेक्शन। ये क्या करेगा, जब एक चेन बॉडी में आएगा तो उसको एम्प्लीफाई करेगा, उसको क्या करेगा, इन द सेम डायरेक्शन में उसको और बढ़ाएगा। उसको और बढ़ाने का मतलब यह है कि इस एक पॉइंट एक चेंज होता है तो वो बहुत ज्यादा चेंज प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग, रिलीज ऑफ सर्टेन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो अब आते हैं सेकंड नंबर जो एग्जांपल है उसको, ड्यूरिंग बेबी फॉर्मेशन
हेड ऑफ बेबी पुश अगेंस्ट सर्विक्स, जो यूट्रस का जो इन पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। जब हेड ऑफ बेबी पुश अगेंस्ट सर्विक्स, जब जो हेड ऑफ बेबी है वो पुश करता है सर्विक्स को, तो सर्विक्स में रिसेप्टर लगे हुए हैं, सर्विक्स इंपल्सेस फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिशन टू ब्रेन, जो नर्व क्या करता है सर्विक्स से ट्रांसमिट करता है ब्रेन को इंपल्स चेन को, जो इंपल्स होता है वो मैसेज को सेंड करता है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, तो ब्रेन क्या करता है वो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि क्या करें कि ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो क्या करता है ऑक्सीटोसिन, तो क्या होता है ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, ब्रेन क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है कि क्या करे, सीक्रेट करे ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करे। ऑक्सीटोसिन कैरिड एंड ब्लड स्ट्रीम टू यूट्रस, ऑक्सीटोसिन ब्लड के जरिए से यूट्रस को आ जाती है, और आने के बाद यूट्रस के आने के बाद ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड पुश बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स, ऑक्सीटोसिन क्या करता है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कंट्रैक्शन को कि पुश बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स, कि क्या करें कि ये बेबी जो है ना वो सर्विक्स की तरफ क्या करे पुश करे। तो इसमें आप देख सकते हैं जब ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जब बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन हो जाए जो बेबी ज्यादा पुश होगा और हमारा जो फीमेल का जो यूट्राइन है वो पड़ भी सकता है, और जो बेबी का जो पैदाइश है वो भी इनहिबिट हो सकता है इसमें। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए, जब ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है तो हमारे बॉडी को क्या होता है, हमारी बॉडी को ये नुकसानदेह है। जी हाँ, इसका दूसरा जो टॉपिक टाइप्स है वो है पायरेक्सिया में। जब पायरेक्सिया हम पायरेक्सिया मेडिकल टर्म प्योर, जब हमको प्योर होता है तो जब ज्यादा जो थायरॉक्सिन है मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जब ज्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और जो हमारे पायरेक्सिया हमारे प्योर वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हमारी बॉडी को नुकसान भी दे सकता है इसमें जब ज्यादा पायरेक्सिया होता है। जब 105 से हमारी बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी डेथ भी हो सकती है, डेथ भी अकर हो सकता है। अब आ जाते हैं रूल ऑफ होमोस्टासिस। जो रूल ऑफ होमोस्टासिस क्या है, द लिविंग प्रोसेस एंड द सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो लिविंग प्रोसेस होता है, जो सेल में जो प्रोसेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एंजाइम पे डिपेंड करता है। These enzyme work best in the specific conditions such as those of the temperature and pH। ये एंजाइम एक स्पेसिफिक कंडीशन में सही वर्क करेगा, जो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो अप टेम्परेचर होगा जो 37 है, एंड पीएच होगा एक कांस्टेंट पीएच होगा इसकी फंक्शन के लिए, फंक्शन द पीएच इज कॉल्ड अप पीएच पर एंजाइम। Any change in these conditions affect the function of the enzyme। जब any change in these conditions, जब इस टेम्परेचर और pH में थोड़ा भी चेंज आ जाए तो ये क्या होता है, ये इफेक्ट करता है जो एंजाइम की फंक्शन पे इफेक्ट करता है, एंड may lead to the death of the cell। और इससे क्या होता है, इससे डेथ भी होता है सेल का, और जो होल बॉडी है, होल ऑर्गेनिज्म है, इससे भी क्या होता है, डेथ होता है, होल ऑर्गेनिज्म भी डेथ हो सकता है जब टेम्परेचर और pH में थोड़ा भी अल्टीमेट चेंज आ जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं लेकिन बहुत चेंज आ जाता है टेम्परेचर और पीएच में। तो इस पीएच में क्या होता है, टेम्परेचर और पीएच में हमारी जो एंजाइम है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, जो सही तरीके से वर्क नहीं करता, जो सेल का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, जो सेल का डेथ आकर होता है, और होल बॉडी का डेथ भी आकर हो सकता है। This is why the internal environment need to be regulated and keep constant। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक खास पॉइंट पे रेगुलेट करना पड़ता है, कीप कांस्टेंट रहना पड़ता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। In fact, the internal conditions are not absolutely constant but allowed to vary within a very narrow limit। जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में वो तो एब्सोल्युटली 37 मतलब टेम्परेचर 37 है तो वो 37 पर तो नहीं होगा ना, नरो चेंज तो होगा इसमें, लेकिन थोड़ा वेरी नरो चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वेरियस बिटवीन, इसका जो है 37.1 से लेकर 36.1 से लेकर 37.8 है, लेकिन जो एवरेज है वो है 36। इसके रेंज में है, इस पर एंजाइम बेस्ट वर्क करेगा, लेकिन एवरेज जो है वो 36 है। जब इससे बढ़ते हैं या कम होते हैं तो एंजाइम के लिए एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड होता, जब बहुत ज्यादा होता है तो कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन होता है, और जो सेल जो एंजाइम जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर चेंज होने से, और एंजाइम खुद भी एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन तो एंजाइम खुद भी एक प्रोटीन है, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होने से जो हमारी प्रोसेस है वो नहीं होता, सेल का प्रोसेस नहीं होता, जो सेल का डेथ अकर होता है। There is no specific organ which control homeostasis except possibly the brain। बॉडी में कोई भी ऑर्गन ऐसे नहीं है जो स्पेसिफिकली होमोस्टासिस को कंट्रोल करे, बल्कि ब्रेन है वो क्या करता है, होमोस्टासिस को कंट्रोल करता है। Skin, kidney, liver, endocrine system, nervous system and sensory system all play a part of maintaining the internal environment within narrow limit। ये सब जो ऑर्गन है ये क्या करता है, अपने अपने एक हिस्ट्री का फंक्शन परफॉर्म करता है, और हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो नैरो रेंज में रखता है। Homeostasis, example of homeostasis, the skin is homeostatic organ which help maintain the body temperature with the limit given in the previous slide।
जो स्किन है, स्किन का जो फंक्शन है हेमोस्टासिस में, वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, स्किन क्या रेगुलेट करता है, बॉडी वाटर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। उसका आंसर है कि स्किन टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। The external temperature varies the day from season to season, sometime by as much as 40 degree, but the human body temperature stay at about 37 डिग्री। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो चेंज होती रहती है, लेकिन स्किन की वजह से हमारे जो अंदर का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो 37 ही रहता है, न ऊपर रहता है न नीचे। This achieved by sweating, vasoconstriction, vasodilation and shivering। जो ये किस 37 किस वजह से अचीव होता है, ये जो स्वेटिंग की वजह से अचीव होता है, वासोकंस्ट्रक्शन से, वासोडाइलेशन से, शिवरिंग है। शिवरिंग क्या चीज है, जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ मसल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शिवरिंग कहते हैं। सेक्शन थ्रू स्किन। अब हेमोस्टासिस स्किन का क्या रूल है, वो हेमोस्टासिस में हम वो पढ़ते हैं। द स्वेट ग्लैंड एक्सट्रैक्ट स्वेट फ्रॉम द ब्लड एंड पास इट टू द डक्ट टू द स्किन सरफेस वेयर इट इवेपोरेट। जो ये है, ये क्या है, ये है ब्लड वेसल, और ये क्या है, ये फिर स्वेट ग्लैंड है। ये जो ब्लड है वो किससे पास होते हैं, वो इस स्वेट ग्लैंड से इस तरफ से पास होते हैं। जो स्वेट ग्लैंड है इससे पास होते हैं, और स्वेट ग्लैंड क्या करता है, इससे एक्सक्रेट करता है, अखस कर लेता है, इससे स्वेट अखस कर लेता है, और इस डक की वजह से, इस डक के जरिए से क्या होता है, इस डक के जरिए से वो इवेपोरेट होता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है इस तरह। अब आते हैं वाजो डायलेशन। वाजो मीन ब्लड वेसल, डायलेशन मीन लार्ज होना, बड़े होना। अब द बॉडी टेम्परेचर राइज, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, द ब्लड वेसल इन द स्किन, जो हमारे ब्लड वेसल है स्किन में, वो डायलेट हो जाते हैं। जब डायलेट हो जाते हैं एंड एलो मोर ब्लड टू फ्लो नियर द स्किन, तो जब बढ़ जाते हैं, जो हमारे वेसल है वो बढ़ जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ब्लड आते हैं, जो क्या करते हैं, जो फ्लो नियर द सरफेस, जो सरफेस हमारे स्किन के सरफेस है उसके साथ साथ फ्लो हो जाते हैं। द हीट लॉस फ्रॉम द ब्लड थ्रू द स्किन, जो ब्लड होते हैं, ब्लड से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जो लीड है वो हीट है वो लॉस हो जाते हैं, और हमारे स्किन हेल्प कूल द सर्कुलेटिंग ब्लड, जो हमारे ब्लड है इससे जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन का कूलिंग, जो हमारे ब्लड है वो कूल हो जाता है। तो क्या हुआ जब हमारी ब्लड ब्लड टेम्परेचर राइज हुआ, तो वासोडाइलेशन से, क्या वासोडाइलेशन की मदद से कूल हो गया। तो वासोडाइलेशन काज ब्लड कूलिंग। ये एमसीक्यू आ सकता है कि वासोडाइलेशन काज ब्लड कूलिंग। जो वासो कंट्रैक्शन होता है, वासो कंट्रैक्शन वासो मीन ब्लड कंट्रैक्शन मीन कंट्रैक्ट होना। तो ब्लड वासोडाइलेशन, क्या वासोडाइलेशन से हमारे ब्लड का जो हीट है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड है, ब्लड वेसल है, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसमें जो बहुत ज्यादा ब्लड नहीं आता, और ब्लड जब नहीं आता तो इससे इवेपोरेशन जो स्किन के जरिए से होता है वो कम हो जाता है, और हमारे जो ब्लड इंटरनल ब्लड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो वासो कंट्रैक्शन क्या हुआ, वासो कंट्रैक्शन से क्या हुआ, हीट लॉस कम हुआ, और हमारी जो ब्लड है उसका टेम्परेचर राइज हुआ। अब आते हैं, वो तो हुआ वासो कंट्रैक्शन, वासो डायलेशन, जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज और पार हो जाता है। लेकिन अब दूसरे नंबर पर है इन दिस सेल द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन नाइट्रोजनस कंपाउंड। जब केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिया प्रोड्यूस होता है। यूरिया क्या है, बॉडी के लिए खतरनाक है। if these were allowed to accumulate in the cell, it would damage or kill them। जब ये accumulate मतलब जमा हो जाते हैं सेल में, बहुत ज्यादा जमा होते हैं सेल में, तो वो सेल को डैमेज या किल कर सकता है। दिस हेमोस्टैटिक फंक्शन आर कैरिड बाय द किडनी। तो ये यूरिया कौन यूरिन में एक्सक्रीट करता है, वो किडनी एक्सक्रीट करता है। तो इसमें आया तो जो हमारे एक्सक्रीशन कौन करता है, किडनी करता है, और हमारे जो वाटर बैलेंस है वो भी किडनी करता है। थ्रू व्हिच यूरिया आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो किडनी के जरिए से क्या होता है, यूरिया एक्सक्रीट होता है, जो यूरिया वो ब्लड से एक्सक्रीट होता है। स्टेजेस ऑफ होमोस्टासिस। अब होमोस्टासिस की स्टेज क्या है, हमने क्या क्या पढ़ी, हमने जो यूरिया के एग्जांपल और टेम्परेचर का एग्जांपल पढ़ा। वह एक एग्जांपल जो हमने पढ़ी है एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने साथ याद रखें। स्वेटिंग की वजह से क्या हो जाता है, स्वेटिंग की वजह से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और जो वासोडाइलेशन है उससे भी, वासोडाइलेशन से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है ब्लड का। वासो कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। ये और नहीं इस स्लाइड में, लेकिन मैं बता देता हूँ, शेवरिंग से भी हमारे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। शेवरिंग की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। शेवरिंग क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ मसल को हम क्या कहते हैं, शेवरिंग। जब मसल इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन करेगा, जब कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन वजह रिलीज एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी के साथ साथ 60% हीट भी प्रोड्यूस होगा, और 40% जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो क्या हुआ, जो हमारे शिवरिंग है, शिवरिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। एक और है जो है पॉलिरेक्शन, या एक गम्स बम्प, या है उसको हम कहते हैं चिकन स्किन। चिकन स्किन की वजह से क्या होता है, चिकन स्किन की वजह से हमारी जो बाल है कड़े हो जाते हैं हमारे बदन पे, और एक लेयर जो इंसुलेटिंग लेयर है वो प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से, जो इंसुलेटिंग लेयर की वजह से हमारी बॉडी का जो हीट है वो नहीं लॉस होता। और पॉलिरेक्शन की वजह से क्या होता है, पॉलिरेक्शन की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और राइज हो जाता है। तो ये भी याद रखो, पॉलिरेक्शन और जो
पर रिएक्शन की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है और स्टीयरिंग की वजह से भी हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो दूसरा नंबर एग्जाम फिर आते हैं स्टेज ऑफ होमोस्टासिस। होमोस्टासिस की स्टेज क्या है? Sensing receptor as we are sensing a PPAM, it is the sensing element which is the part of remunerating and responding to the change in the internal or external environment. Sensing क्या है कि हम एक रिसेप्टर के जरिए से हम क्या करते हैं, हम सेंस करते हैं एक स्टिमुलस को जो बाहर से आते हैं, इससे हम क्या करते हैं, एक स्टिमुलस को फील कर सकते हैं रिसेप्टर की वजह। फिर आते हैं प्रोसेसिंग, कंट्रोल सेंटर वेयर प्रोसेसिंग हैपन, जो कंट्रोल सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होता है इसमें। इट इज आल्सो नोन एज द इंटीग्रेशन सेंटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेशन सेंटर, इसको इंटीग्रेशन सेंटर भी कहते हैं। इट इज रिस्पांसिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर से जो स्टिमुलस आया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन आई है, वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है और प्रोसेस करता है और क्या करता है, वो इफेक्टर को फिर भेजता है। Responding effector part which is involved in the responding to the commands from this control system. Effector क्या, effector या मसल होता है या ग्लैंड होता है जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस पर काम करता है। इट मे either enhance or oppose stimulus, वो क्या करता है, या स्टिमुलेट करता है या एनहांस करता है और या अपोज करता है जो स्टिमुलस को, या अपोजिशन शो करता है स्टिमुलस को या एनहांस करता है उसको। तो यह हमारा दूसरा नंबर चैप्टर था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का BSN फर्स्ट सेमेस्टर। अपनी दवाओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।